चाहते हैं कि विपक्ष जिंदा हो, हम चाहते हैं विपक्ष खड़ा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर काम नहीं करती। दायित्व देते समय इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की पहचान राष्ट्र की पार्टी का, जन की पार्टी। लगातार 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से ही हो रहे हैं। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इस संकल्प में जो बदलाव आया, जो संगठन का एजेंडा है वही सरकार का एजेंडा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत के इस सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के 12 वर्ष तक प्रदेश महामंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया हो, 3 वर्ष तक जिन्होंने पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हो, और उसके बाद महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के वहां के प्रदेश के प्रभारी के रूप में तब काम किया हो जब उनके साथ में प्रभारी के रूप में वेंकैया नायडू जी उनका सहयोगी, उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे। और उसके बाद झारखंड जैसे एक महत्वपूर्ण संवेदनशील, राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिन्होंने काम किया हो, ऐसे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी का हमारे दैनिक भास्कर के इस विशेष कार्यक्रम भास्कर अतिथि के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आप देवरिया जैसी महत्वपूर्ण सीट से सांसद हैं, जहां पर बड़े दिग्गज लोग सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं। आज की राजनीति के बहुत सारे पहलू हैं। उन पहलुओं में भारतीय जनता पार्टी, जिसे कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, एक मुखर सवाल है आपसे। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 3 प्रदेश अध्यक्षों को देखा जाए तो वह प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। ये पार्टी की कौन सी नीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो जाति आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। इसमें हर व्यक्ति पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद पद उसके लिए एक दायित्व है। तो इसको ध्यान में रख करके कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, उसके क्षमता को दायित्व दिया जाता है। दायित्व देते समय इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए जो भी हमारे अध्यक्ष बने हैं, लगातार जो आप चर्चा कर रहे हैं, यह संगठन में काम करते हुए और अपने कार्य से, निष्ठा से, दक्षता से इस स्थान तक पहुँचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी की पहचान किसी जात की पार्टी की नहीं, राष्ट्र की पार्टी का, जन की पार्टी। ये संयोग मात्र है कि लगातार 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से ही हो रहे हैं। ये उनकी कार्य करने की जो क्षमता रही, जो आकलन हुआ, उसमें जो परिस्थिति बनी, उसमें उनका दायित्व चयन हुआ। जात उसका आधार नहीं, उनका कार्य उसका आधार है, उनकी निष्ठा उसका आधार है, उनकी क्षमता उसका आधार है। एक नई बात देखने को आई जिसमें कि आपके नवागत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक नारा दिया कि इस बार की सारी लोकसभा सीटें हम जीत कर लाएंगे, जबकि उसके लगातार उसके पहले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे थे कि हम 75 सीटें जीत कर लाएंगे। तो ये अचानक उछाल हो गया, और इसको आप किस तरह से लेते हैं? एक संकल्प उन्होंने लिया कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, और ये संकल्प उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिलाया। निश्चित ये उनकी संकल्प शक्ति है और ये वातावरण है जिससे वो उत्साहित हुए। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जनता का जो लगाव है, और मेरा भी मानना है कि जो उत्तर प्रदेश की आज की राजनीतिक परिस्थिति है और जिस प्रकार से हमारी केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नीचे तक अपनी उपस्थिति सकारात्मक रूप से बनाए हुए हैं, उसमें से निश्चित ही 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इस संकल्प में जो बदलाव आया, मतलब योगी जी एक तरफ कह रहे थे 75 सीटें, ये उनकी दमदार सरकार का एक संकल्प था, लेकिन उसके तुरंत बाद ये कह देना कि सारी सीटें हम जीतेंगे, ये संगठन का संकल्प था।
तो सरकार के संकल्प से बड़ा संगठन का संकल्प हो गया। जो संगठन का एजेंडा है वही सरकार का एजेंडा होता है। जो हम संकल्प पत्र बनाते हैं वो संगठन बनाता है, उसको कार्यान्वयन करने का काम सरकार का है। इसलिए जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की, और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसको ज़मीन तक उतारने में जो पार्टी के संकल्प हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, सफल हुई है। और निश्चय इससे जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, और कार्यकर्ता के नाते हमारे अध्यक्ष को स्वीकार्यता दिखाई दे रही है। इसलिए उस संकल्प शक्ति के साथ जो जन भावना है उसको उन्होंने प्रकट किया है कि 80 की 80 सीटों हम जीतेंगे। अच्छा, एक मूल बात आती है, आप भी पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े प्रभावी पदों पर रहे। इस उत्तर प्रदेश में आप स्वयं प्रदेश अध्यक्ष रहे। राजनीति के वातावरण में क्या परिवर्तन देखते हैं? आप जब प्रदेश अध्यक्ष रहे 2007 से 2010 तक, और आज 2022 चल रहा है, इतने लंबे अंतराल के बाद राजनीतिक वातावरण में क्या परिवर्तन देखने को? जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति, विपक्ष में थे तब? हाँ, विपक्ष में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति क्या थी? एक तरफ जातिवाद था, और जातिवाद के आधार पर क्षेत्रीय संगठन चल रहे थे। फिर राजनीति का अपराधीकरण हुआ, धन और बल का प्रभाव राजनीति में बढ़ा। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जो विचारधारा के आधार पर काम कर रही थी, मुद्दों के आधार पर काम कर रही थी। तो ये कठिनाई थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 का जो चुनाव हुआ, वहाँ से जो देश के अंदर जात पात की राजनीति समाप्त हुई, गठबंधन की राजनीति समाप्त हुई, और राष्ट्रीयता की राजनीति का उदय हुआ। और लोगों ने ये कह के वोट दिया था 14 में कि देश को बचाना है तो माननीय मोदी जी को लाना है और भाजपा को जिताना है। और आप देखिए 14 का चुनाव हुआ, फिर 14 के बाद 17 का चुनाव हुआ, फिर 19 में तो जातियों का गठबंधन बन गया। सपा बसपा गठबंधन जाति का गठबंधन था। तो अगर जाति के आधार पर सारे वोट पड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे इतनी सीटें मिलती? लेकिन जनता ने उसको नकारा, और अब देश में राष्ट्रीयता और विकास की राजनीति और नेतृत्व में विश्वसनीयता की राजनीति शुरू हुई। तो इसलिए आज चुनौती वो नहीं है जो पहले थी। आज की चुनौती है विचारधारा की, नेतृत्व की, उसके कर्मठता की, और हमारे कार्यकर्ताओं के कार्य की। एक बड़ी बात, क्योंकि उस समय हम बूथ स्तर तक का संगठन बनाना शुरू किए थे, और आज बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्थापित हो चुका है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब वो परिवार, व्यक्ति और जाति में उलझ के रह गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार से ऊपर कार्यकर्ता, अपना नेता और कार्यक्रम और राष्ट्रीयता को लेकर चल रही है। यह स्थापित हो गई, वो आउट हो गए। लेकिन एक बड़ी बात है, जब हम लोकतांत्रिक परंपराओं में रह रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष की भी भूमिका होती है। आप स्वयं भी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। आज विपक्ष पूरे देश के परिदृश्य में बहुत कमजोर दिख रही है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सक्षम विपक्ष आवश्यक है। श्रीमान मोदी जी ने इसको स्थान दिया है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि आज लोकसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या विपक्षी दल के मान्यता की नहीं है। वैधानिक अनुसार से उनको मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए वैधानिक मान्यता तो नहीं दी गई, लेकिन व्यवहारिक मान्यता हमारी पार्टी ने दिया। उनके नेता जो अधीर रंजन जी हैं, उनको सब सुविधा, सब अवसर विपक्ष के नेता की तरफ से मिलता है। तो हम
चाहते हैं कि विपक्ष जिंदा हो, हम चाहते हैं विपक्ष खड़ा हो, हमारे नेतृत्व की भी मंशा ये है। लेकिन विपक्ष जो है वो परिवार में उलझ गया, जनता ने उसको नकार दिया। विपक्ष आज लीडरलेस है, विपक्ष इशूलेस है। तो विपक्ष जो है वो केवल व्यक्ति में सिमट गया। मतलब कहने का ऐसा है कि मोदी जी दुर्भाग्य है ये कि चाहते हैं कि विपक्ष रहे, हाँ, लेकिन विपक्ष के कोई आज नेता पार्टी रहे और पार्टी कोई नीति रहे, राष्ट्र सोचे नहीं, परिवार सोच रहे हैं, अपना व्यक्तिगत हित सोच रहे हैं, और इसलिए जनता भी उनको नकारती जा रही है। उसमें हमारा क्या दोष है? हम अपनी नीतियों को लेके जा रहे हैं, हम कोई बूथ का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं, हम धरा के वोट नहीं ले रहे हैं, हम खरीद के वोट नहीं ले रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व का, पार्टी के नीति का और कार्यकर्ताओं का जो संपर्क संवाद है जनता से, वोट में वो बदल रहा है। और आप देखें तो जाति गठबंधन भी फेल हुए हैं, सांप्रदायिकता भी फेल हुई है, और राष्ट्रीयता और जो मोदी जी का नेतृत्व है, विश्वसनीयता उसकी बढ़ी, और विकास जो नीचे तक गया है उसको मत मिल रहा है। 4 इलेक्शन तो दिखाई दे रहा है। आप देवरिया से सांसद हैं और देवरिया के जो सवाल आप उठाते रहे हैं लोकसभा में, उसमें एक सवाल ये था कि देवरिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना होनी चाहिए। देवरिया में ही क्यों? क्योंकि वो आपका संसदीय क्षेत्र है, या फिर वहां की ऐसी आवश्यकता वास्तव में है? आप उसके जब डिटेल में जाएंगे तो आज देवरिया को केंद्र बना के इसको विकसित किया जाए, कहने के पीछे मेरा भाव ये था कि वहाँ के लोगों का जो आर्थिक आधार है वो कृषि है। बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जगी है, अच्छे स्कॉलर भी निकल रहे हैं, लेकिन दूर भेज करके उनको वही शिक्षा दिलाने में अभिभावक को कठिनाई हो रही है। देवरिया को अगर केंद्र बना के IIM खोला जाएगा तो देवरिया, कुशीनगर और बिहार के वो जिले जो बॉर्डर पर हैं, सिवान है, गोपालगंज है, छपरा है, चंपारण है, ये जिले भी उसी प्रकार से अविकसित हैं और यहाँ भी प्रतिभाएं हैं। तो इन सब प्रतिभाओं को एक केंद्र मिलेगा, अवसर मिलेगा, और इसमें से अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है। और अर्थ के अभाव में, संसाधन के अभाव में अच्छी प्रतिभाएं अच्छी शिक्षा पाने से वंचित हो जाती हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया। देश में जिस प्रकार की मोदी सरकार की गतिविधियां हैं और उपलब्धियां हैं, उसमें ग्रास रूट लेवल तक मेडिकल सुविधाओं को पहुंचाए जाने की भी प्राथमिकता देती है। ऐसे में आपका एक सवाल था कि पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर बाल रोग विशेषज्ञ होने चाहिए। ये सवाल ये जाहिर करता है कि वास्तव में ग्रास रूट लेवल पर बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। ये तो स्पष्ट है। देखिए, हमारी सरकार की नीति ठीक है और नीयत भी ठीक है, और इसी के कारण हमारे प्रधानमंत्री ने, हम समझते हैं कि विश्व का एकमात्र देश भारत है जो आयुष्मान कार्ड बना करके और पूरे देश में एक गरीब तबके को, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी दिया और दी जा रही है। अब ये दी जा रही है तो नीचे ये मिले, इसके लिए अगर उनको दौड़ के दिल्ली जाना है तो इसको ध्यान में रख के मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ही आज कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, हमारे देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, कुशीनगर में बन रहा है। अब ये आप भी जानते हैं कि अभी भी चिकित्सकों के, योग चिकित्सकों के अभाव में जितने चिकित्सक जहाँ होने चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं सरकार की नीयत खराब है, नीयत है, नीति भी है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक बने देश के अंदर, उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि हमारी प्राथमिकता में जैसे बाल रोग जो है बच्चों में, तो बाल रोग विशेषज्ञ तो बहुत स्थानों पर है ही नहीं। बिल्कुल। तो और बच्चे की चिकित्सा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुंह से बोलता नहीं, अपना कष्ट बता नहीं सकता, तो विशेषज्ञ ही समझेगा। क्योंकि आप स्वयं भी डॉक्टर हैं। तो इसको ध्यान में रखते हमने हुए सरकार की प्राथमिकता में ये आवे, इसके लिए ध्यान आकर्षण किया था। और मुझे खुशी है कि सरकार के प्राथमिकता में ये
आया है। और आगे आप कल्पना करिए 4 वर्ष के बाद, जहाँ पैसेंजर में लड़के अभी पढ़ रहे हैं, जब ये मेडिकल के कॉलेजों से निकलेंगे तो चिकित्सकों की संख्या कितनी हमारे उत्तर प्रदेश में ही बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी सरकार के नीति और नियत का परिणाम है कि आगे चिकित्सक की कमी नहीं रहेगी और गांव स्तर तक योग्य चिकित्सक उपलब्ध हो जाएंगे। एक सवाल आपका और आया था जिसमें आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र छात्राएं हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु में भी छूट मिलनी चाहिए, उनके शुल्क में भी छूट मिलनी चाहिए। हाँ, ये पूरे देश के गरीबों का आपने ध्यान रखा। मैंने ये कहा था कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण हमारी भारत सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री पार्टी का एजेंडा तो है नहीं, प्रधानमंत्री ने इसको दिया तो ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उनके दृष्टि में बच्चे हैं। अब जिस तरह से जो आरक्षण के श्रेणी के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, इनको एडमिशन में भी सुविधा मिलती है, पदोन्नति में भी मिलती है। तो यही मैंने कहा था कि वो कहीं ओझल हो गया। इन बच्चों को भी जब 10% आरक्षण मिल रहा है तो सभी क्षेत्र में सभी प्रकार का आरक्षण इनको मिलना चाहिए और सरकार इसके प्रति संवेदनशील भी है और इस पर विचार भी कर रही है। आप सरकार में सांसद हैं, इतने लंबे समय से एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में स्थापित भी हैं, आप कुछ तो संगठनकर्ता भी हैं। इस सरकार को, जो केंद्र की सरकार है, ये सेकेंड टर्म है की सरकार है, क्या लगता है जब वो ये कहते हैं कि हम 50 साल और राज करेंगे, क्या ये निरंकुशता का बोध है या आत्मबल का बोध है या हम विपक्ष को खत्म कर चुके हैं इस बात का बोध है या किसी तानाशाह की वाणी जैसा बोध है? ये आत्मविश्वास इसलिए है कि हमने जो कहा था उसको कर दिया। जैसे जहाँ अन्य पार्टियों की स्थापना, भाई पहले देश में एक पार्टी थी कांग्रेस, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पार्टियां बनी, तो ये आकांक्षा महत्वाकांक्षा के आधार पर या व्यक्तित्व के टकराहट में दल टूटते गए, पार्टी बनती गई। लेकिन तत्कालीन जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद छोड़ा था, प्रतिष्ठा छोड़ा था, आकांक्षा महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, राष्ट्र को ध्यान में रख के बनाया। जब एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा। और पार्टी की जो नीति बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो उसको विचारधारा दिए, क्या थी? एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति को केंद्रित करके नीतियां बने जिससे उसका विकास हो, उससे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद माने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारत केवल सीमाओं का राष्ट्र नहीं है, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, एक मान्यताओं का राष्ट्र है, एक संस्कृति का राष्ट्र है। और तीसरी बात उन्होंने कहा था, एक जन एक देश। कहा था ना, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं और स्पष्ट कर रहा हूं, आप भी स्वीकारेंगे, श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए एक कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरे कार्यकाल में हम 8 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने एकात्म मानववाद को आधार बना के आर्थिक नीति बनाई और आज हम ये कह सकते हैं कि हमने देश में उसको साकार कर दिया। अंतिम व्यक्ति को मकान, शौचालय, चूल्हा, बिजली, दवाई और मुफ्त में खवाई, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हम नारा लगाते थे जनसंघ के समय में और आज वो साकार हो गया। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम करते थे। तो देश में राम मंदिर का निर्माण बिना किसी हल्ला के, बिना किसी उत्पाद के और संभव हो गया। कानून को सब लोगों ने माना, लेकिन उसमें सरकार का सकारात्मक प्रयास रहा।
लोग उस मुकदमे को पेंडिंग में डाले थे। हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें पहल किया, न्यायालय ने भी उसको संज्ञान में लिया, फैसला हुआ। तो राम का मंदिर बन जाना भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था, एक जन एक देश, वो इस 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करके, अभियान करके और उसको आज साकार कर दिया कि देश का हर नागरिक तिरंगे ध्वज को उठा लिया। आगे एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का संकल्प पूरा होना है। उस दिशा में जो सकारात्मक पहल है उसको मैं ज़रा स्पष्ट करना चाहता हूँ। 14 के पहले, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की तस्वीर विश्व में क्या थी? भ्रष्ट राष्ट्र की थी। भारत की तस्वीर विश्व में क्या थी? विपन्न राष्ट्र की थी। भारत की तस्वीर विश्व में क्या थी? कमजोर राष्ट्र की थी। हमारे वहाँ कोई निवेश नहीं करता था कि कमीशन देना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो कटोरा लिए जाते थे और वो हम पर अंदर घुस करके आतंकवादी जहाँ जब चाहे आके आक्रमण करके चले गए और हम उनके गोली का जवाब बोली से देते थे। लेकिन आज श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में ही, जो 5 वर्ष का कार्यकाल बीता, भारत की तस्वीर विश्व में क्या हो गई? श्रेष्ठ राष्ट्र की। भारत की तस्वीर विश्व में क्या हो गई? संपन्न राष्ट्र की। हम देने वाले राष्ट्र बन। कोरोना जैसे काल में हमने कई देशों को अनाज भी दिया, दवाई भी दिया और वैक्सीन भी दिया। और भारत की तस्वीर कमज़ोर राष्ट्र की नहीं, शक्तिशाली राष्ट्र की हो गई कि अगर वो पुलवामा की है तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ठीक है, अब इसी से जुड़ाव में अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कह सकता हूँ, इसको भी ये उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसमें भारतीय तोपों ने गोला दागा। ये उल्लेखनीय है। और आगे अब हमारे देश के हथियार भी विश्व में डिमांड हो रही है। तो भारत अब इस दिशा में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें से स्पष्ट हो रहा है कि आगे श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। और आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदल दी और जैसा मैंने पहले कहा कि गरीबों की तकदीर बदल दी। लेकिन उस तस्वीर में आज भी पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर एक स्वतंत्र या भारत के नक्शे में एक अलग तरह से दिखता है। आज भी अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा है वो भी अलग दिखता है। अगर एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की बात हो रही तो 370 हटने के बाद उसको वापस भारत कब तक लेगा? कि श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व पर, क्षमता पर, राष्ट्रीयता पर पूरे देश का भरोसा है और विश्वास है कि राष्ट्र के हित में जो भी आवश्यक है इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के ये लोगों का विश्वास है कि जन आकांक्षाएं को ध्यान में रख कर के वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक विपक्ष एक बड़ी बात कहता है कि आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, लेकिन जब उनकी नलियां घूमती हैं तो हमारी ओर ही क्यों घूमती है? सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि श्रीमान अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली, केंद्र में कई प्रदेशों में हमारी सरकार चली, विपक्ष सत्ता में रहा, हम विपक्ष में रहे। विपक्ष को हमारे किसी भी पूर्व वर्तमान मिनिस्टर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा? इसलिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए। भ्रष्टाचार किए हैं, वो कौन है इसके आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्ट है, सूचना है, वहाँ छापे पड़ रहे हैं, वो मिल भी रहे हैं। तो विपक्ष को तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध की लड़ाई में साथ आना चाहिए, व्यक्ति का सहयोग नहीं करना चाहिए।
भ्रष्ट कोई हो वो देश का दुश्मन है। तो भ्रष्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई जांच होती है तो उसको सहयोग करना चाहिए। और खुशी की बात है कि जनता इससे प्रसन्न है और जनता सहयोग कर रही है। और जनता मोदी जी के नीतियों का जो उनका संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उस संकल्प पर काम हो रहा है। और आगे निश्चित ही भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में बनना है और बनाएंगे। एक लाइन में बात आपसे पूछना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार में फर्स्ट लाइन का नेता मोदी, सेकेंड लाइन का नेता भी मोदी, थर्ड लाइन का नेता भी मोदी, तो बाकी नेता कब सेकेंड लाइन की लीडरशिप में आएंगे, थर्ड लाइन की लीडरशिप में आएंगे? क्योंकि चहु और मोदी भाई ये देखिए, ये सवाल जो है इसके कोई औचित्य नहीं है। कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें फर्श वाला अर्श पर बैठ सकता है, अर्श वाला फर्श पर आ सकता है। और इसके उदाहरण श्रीमान मोदी जी भी हैं। साधारण परिवार में जन्मे, एक चाय बेचने वाले का लड़का, किसी और पार्टी में प्रधानमंत्री हो सकते थे। इसी तरह से आप राज्यों का नेतृत्व देखिए, हमारे राज्यों के नेतृत्व में जाति का समीकरण नहीं है, कार्यकर्ता और सब प्रकार के लोग हैं। तो इसको इस रूप में लीजिए। बड़ी विचित्र राजनीति महाराष्ट्र में हुई, जब आपके पास विधायक दल की में संख्या ज्यादा थी, बावजूद उसके आपने जातिगत समीकरण को देखते हुए शिंदे को आगे किया। और आप उसकी विवेचना इस रूप में करिए, जातिगत संबंध नहीं। हमने बड़ा मन करके, चूंकि शिंदे उस सिद्धांत पर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, जनादेश दोनों के ज्वाइंट नेतृत्व को था। और जनादेश का उल्लंघन करते हुए, उसको धोखा देते हुए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की आकांक्षा में उस जनादेश के विपरीत समझौता किए थे। तो शिंदे उसके प्रतीक थे जो जनादेश के सम्मान के लिए, और उनके साथ बहुमत भी था कि स्वाभाविक रूप से भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था। उस जनादेश के लिए अगर साथ आए तो हमारा नेतृत्व भी बड़ा मन करके उनको सीने से लगाया। तो इसके नाते भेदभाव नहीं कि आप बड़े हो हम बड़े हैं। सैद्धांतिक रूप से आप जनता के आदेश के अनुसार आप काम करने के लिए आगे आए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसमें ये भाजपा ही है जिसमें आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, नीति, सिद्धांत और जनता के हित की लड़ाई है। तो महाराष्ट्र के हित के लिए, जनता के उस आदेश के पालन के लिए शिंदे को हमने गले लगाया। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ऐसी बात कहने वाले डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे गूढ़ शब्दों का इन्होंने अर्थ भी निकाला, कुछ में निकाला और कुछ में हम निकालते रह गए, कुछ उन्होंने बताया और कुछ छुपाते रह गए। ऐसे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी आज हमारे कार्यालय में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।